ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरणं कक्षा संख्या 34 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उससे आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको 6 सूत्र पढ़ा दिए थे, यहां से लेकर के 60 से लेकर के 65 तक पढ़ाए थे आपको, यहां तक प्रशंसा वचनैश्च। ठीक है, यहां तक आपको कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका सूत्र संख्या 66। युवा खालती पालिता वालिन जरती भी। ठीक है, बाद में हमारे 1 2 3 4 5 6 सूत्र हैं। कोशिश करेंगे आज इस बात को पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिएगा। सूत्र है 2:1:66। युवा खलती पालिता वालिना जरती भी। युवा प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, खलती पालिता वालिना जरती भी तृतीया विभक्ति बहुवचनांतम। समासः खलतिश्च पालितश्च वालिनश्च जरती च खालाति पालिता वालिना जारत्याः ताभिः जारतीभिः। ताभिः इसलिए लगाया क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए। ठीक है, इतरे तर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें आती है समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः, इन पदों की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, चलिए। अर्थः युव शब्दः खलति पालिता वालेन जरति इत्येतैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, कहते हैं जो युव शब्द है, युव माने युवन शब्द है, वो इन समानाधिकरणवाची सुबंतों के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है।
उदाहरण में दिखाया युवा खलति ही, युवा खलति ही, युवा पालिताः, युवा पालिताः, युवा वलिनाः, युवा वलिनाः, युवती ही जारती, युवा जारती। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, इसमें विशेषण और विशेष्य का समास है। ये क्या है, इसके अंदर विशेष्य, और ये सारे क्या हैं, विशेषण। विशेषणम विशेषण बहुलम से समास प्राप्त था, उसका ये अपवाद है। अपवाद अर्थात ये क्या करता है, इस विशेष का इन विशेषणों के साथ समास कर देता उल्टा। तो उससे क्या होता है, ये विशेष है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, तो उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाता है। यदि उससे समास करते, उससे इनकी उपसर्जन संज्ञा होती। ठीक है, तो उसके विपरीत कर दिया, माने विशेष को पूर्व में ले आए और विशेषण को बाद में ले आए इनके साथ। ठीक है, युवा खलती ही ये सारे हैं, नीचे यहां पर अर्थ दे दिया है, अर्थ में दिखा देता हूं आपको। युवा खलती का अर्थ है नौजवान गंजा पुरुष। ठीक है, युवा पालिता माने नौजवान सफेद बालों वाला, माने कभी कभी जवानी में भी सफेद बाल हो जाते हैं, और आजकल तो प्राय हो ही जाते हैं। युवा वलिना माने नौजवान झुर्री वाला, माने कोई युवा है और ये गालों में झुर्रियां हो गई हैं, अर्थात कमजोर हो गया है, बूढ़ा सा लग रहा है। युवा जारती माने नौजवानी में ही बूढ़ी हुई स्त्री, माने बुढ़ापे में ही, वो जवानी में ही बूढ़ी लग रही है, दिख रही है, कमजोर हो गई है किसी रोग आदि के द्वारा। चलिएगा, तो इनका ये वास्तव में मूल शब्द क्या है, ध्यान देंगे, युवन शब्द है, मूल शब्द है युवन। ठीक है, युवन के साथ में समास होगा। अब जैसे हमने इसका किया युवा खलती, तो युवा खलती ही युवा खल, ये तो लौकिक विग्रह हो गया। अब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, युवन सु खलती सु। ठीक है, इस सूत्र से समास हो गया, समास हो गया। उपसर्जन पूर्वम से इसकी उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन पूर्व में रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसको जो है ये नलोपा प्राकृतिक अंत से नकार का लोप हो गया। ठीक है, तो क्या बना, युवा खलती और स्वादि उत्पत्ति करके युवा खलती बन गया। ऐसे ही युवा युवा पलिता बन जाएगा। ऐसे ही युवा वलिना युवा वलिना। यहां पर विशेष है, यहां पर क्या है, ये जो शब्द दिए हैं ध्यान देंगे, ये तो सामान्य दिए हैं पुल्लिंग करके। ये जो एक शब्द है ये क्या दिया, स्त्रीलिंग में दिया है, क्या, जारती, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो स्त्रीलिंगवाची का समानाधिकरण भी स्त्रीलिंगवाची शब्द होगा, है? तो क्या है, इस जरती के साथ जब समास करेंगे युवा शब्द का, तो इसका जो स्त्रीलिंग में बनता है युवा शब्द का, युवन का, वो हमको रूप रखना पड़ेगा। ठीक है, स्त्रीलिंग में युवा शब्द का बनता है युवती ही, क्या बनता है, युवती ही। तो इसलिए क्या है, युवती ही जारती युवा जारती, ऐसा बनेगा। देखिएगा यहां पर क्या है, युवती ही, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है युवन का। तो इसका जब विग्रह करेंगे आप अलौकिक विग्रह, तो क्या करेंगे, युवती सु सु और जारती सु, ऐसा करेंगे। ठीक है, इस सूत्र से समास हो जाएगा, लुक आदि हो जाएगा। अब ये समानाधिकरण समास है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा,
पूंत भाव हो जाएगा। इसको पूंत भाव हो जाएगा। ये क्योंकि इसकी, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको मैं विशेष बताते हैं। यहां पर पूंत भाव ये लिखा हुआ गुरु जी ने, इसे यहीं पर बता देता हूं मैं आपको। स्त्रीलिंग में युवती खलती शतथा युवती जरती, ये तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये यहां नहीं करना आपको, ठीक है। हमें ये देखना है युवती जरती का समास होने पर 1, 2, 42 से कर्मधारय संज्ञा होकर के क्या है, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय, ठीक है। जो समानाधिकरण वाला तत्पुरुष समास होता है उसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। तो इससे क्या है, कर्मधारय संज्ञा होकर के पूंत कर्मधारय जातीय योग से क्या हो जाए, पूंत भाव होगा। ध्यान रखेंगे यहां पर स्त्रिया पूंत भाषित पुंसका दनु समानाधिकरण स्त्रिया म पूर्णी पूर्व प्रिया दिशु से नहीं होगा, इससे होगा पूंत कर्मधारय जातीय देशी एशु। ये पहले भी पढ़ाया मैंने कि कर्मधारय समास में उत्तर पद के परे रहते जो पूर्व वाला पद है स्त्रीलिंग में उसको पूंत हो जाता है। तो यहां पर क्या है, ये आप देख रहे हैं युवती ही, ये क्या है, पूंत है। ये स्त्रीलिंग है तो इसको पूंत क्या हो जाएगा, इसका पुल्लिंग शब्द है युवन, युवन हो जाएगा, युवती को युवन हो जाएगा, युवन हो जाएगा। फिर इसके नकार का लोप हो जाएगा, नलोप प्रातिपदिकांत से। फिर तो युवा जारती, और फिर यहां स्वादि उत्पत्ति करेंगे और हलग्याम दीर्घ सुत्ति सिप्रतम हल से इसका सु का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा युवा जारती इस प्रकार से। इसमें ये ध्यान रखेंगे, ये सूत्र लगेगा और बाकी कुछ विशेष नहीं है। बस इतना ही समझना है अभी आपको, और कुछ नहीं समझना, ठीक है। चलिए चलिएगा। अब मित्रों इसमें मैं कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूं, जिन पाठकों की समझ में आ जाए वो समझ लें, जिनको समझ में ना आए वो छोड़ दें। क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये बात है आगे काशिका की द्वितीय वृत्ति की, परंतु यहां मैं बता रहा हूं जिन पाठकों की समझ में आ जाती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो आगे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तब आपको पूरी समझ में आएगी। ये वास्तव में अभी की बात नहीं है, वो आगे की बात है। यहां इस सूत्र में महर्षि पाणिनि ने ये शब्द पढ़ा हुआ है पुल्लिंग, ठीक है। क्या पढ़ा हुआ है, पुल्लिंग। और इधर जो समास किया है इसमें पढ़ा है पुल्लिंग पढ़े हुए, और ये पढ़ा हुआ है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो व्याकरण शास्त्र में सामान्यता उसी का ग्रहण होता है, पर्यायवाची शब्दों का नहीं होता है। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, ये हमने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ा था कि महर्षि पाणिनि के शास्त्र में जो शब्द जैसा पढ़ा है उसी का ग्रहण होता है, उससे भिन्न का ग्रहण नहीं होता है, ना उसके पर्यायवाची का ग्रहण होता है। तो उससे क्या है, यहां पर महर्षि पाणिनि ने ये शब्द यहां पुल्लिंग पढ़ा हुआ है युवा, और यहां पढ़ा है जरती स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और ये पुल्लिंग है, इनके साथ तो इसका समानाधिकरण ठीक है, समानाधिकरण में यही तो होता है, पुल्लिंग पुल्लिंग के साथ समानाधिकरण होगा, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग के साथ समानाधिकरण होगा। महर्षि पाणिनि ये अपने उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, किसका, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, ठीक है। उल्लंघन ये कर रहे हैं कि यहां पुल्लिंग पढ़ा है तो पुल्लिंग का समानाधिकरण स्त्रीलिंग वाची शब्द के साथ कैसे हो जाएगा, नहीं होगा।
स्त्रीलिंगवाची शब्द का स्त्रीलिंगवाची के साथ समानाधिकरण होगा। जैसा कि हमने विग्रह किया है, युवती ही जरती, युवा जरती नहीं लिखा हुआ। यहां पर एक परिभाषा निकलती है, ये महर्षि पाणिनि के इस ज्ञापक से महर्षि पाणिनि जी यहां पर ज्ञापित करते हैं कि मेरे शास्त्र के अंदर माने त्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा जो नियम है वो ठीक है कि पर्यायवाची का ग्रहण नहीं होता है। क्या पर्यायवाची का ग्रहण नहीं होता है, परंतु क्या है, यदि मैंने पुल्लिंग शब्द पढ़ दिया है तो उससे तीनों लिंग, यदि वो शब्द तीनों लिंगों में प्रचलित है या दो में प्रचलित है तो उन तीनों लिंगों में या दो लिंगों का वाची शब्द का बोध होता है। ठीक है, ये नियम निकलता है तभी, नहीं तो इसके साथ समास हो ही नहीं सकेगा। परिभाषा निकलती है एक, क्या परिभाषा निकलती है, आइएगा मैं दिखा देता हूं। ये परिभाषा निकलती है, ये काशिका की, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। जरति भिरिति स्त्रीलिंग निर्देशः प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, ये परिभाषा है कि महर्षि पाणिनि के शास्त्र में कहीं प्रातिपदिक पढ़ा हुआ है, वहां पर यदि जो प्रातिपदिक पढ़ा है उसके में क्या है, लिंग विशिष्टस्यापि, माने उस वो शब्द यदि अन्य लिंग में है, जैसे युवा, युए शब्द है युवन, ये दो लिंगों में है, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। ठीक है, तो ये परिभाषा माने जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक के ग्रहण में, प्रातिपदिक के जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें तो वो प्रातिपदिक जिन जिन लिंगों में तो पुल्लिंग में पड़ा हुआ है तो स्त्रीलिंग का भी वो ग्रहण करा लेगा। ठीक है, या स्त्रीलिंग में पड़ा हुआ है तो पुल्लिंग का भी ग्रहण करा लेगा। तो अब महर्षि पाणिनि ने यहां पर युवा पढ़ा था सूत्र में, युवा ये पुल्लिंग का है तो ये स्त्रीलिंग का भी ग्रहण करा देगा। यहां पर स्त्रीलिंग का हमें यदि आवश्यकता पड़ेगी तो स्त्रीलिंग का भी ग्रहण हो जाएगा। ऐसी परिभाषा निकलती है जिस ज्ञापक से, क्या प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। महर्षि पाणिनि के शास्त्र में प्रातिपदिक के ग्रहण में या प्रातिपदिक को लेकर के कोई कार्य कहा जा रहा है, वहां पर वो अन्य लिंग का भी वाचक होता है। यदि पुल्लिंग में पढ़ा है तो स्त्रीलिंग का भी ग्रहण करा लेगा, स्त्रीलिंग में भी होकर के कार्य हो जाएगा, जैसे कि युवन से हो गया है। ठीक है, ये परिभाषा निकलती है। परिभाषा वास्तव में काशिका का विषय है, परंतु मैंने आपको पढ़ा दिया, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ जाए। इस परिभाषा का ज्ञापक क्या है, युवा खालाती पालिता वालेना जरती भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे का सूत्र है हमारा कृत्य तुल्याख्या अजात्या 2:167। कृत्य तुल्याख्या प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, अजात्या तृतीया व्यक्ति एकवचनांतम। समासः तुल्यमाचक्षत इति तुल्याख्या उपपद तत्पुरुष समासः, माने तुल्यम आचक्षते इति तुल्याख्या, जो तुल्य को कहता है, समान वाले को कहता है, तो वो क्या है, तुल्याख्या। ठीक है, तुल्य आख्या, तुल्य ज्ञान कराने वाला, ये उपपद तत्पुरुष समास है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां सिद्धि दिखा दिए, तुल्य शब्द के रहते हुए ख्याई प्रखतने, ख्याई धातु से प्रत्यय करके इसको बना दिया है क्या, तुल्याख्या शब्द। बस इतना ही समझ लिए, तुल्याख्या। ठीक है, कृत्याश्च तुल्याख्याश्च कृत्य तुल्याख्याः इतरेतर योग द्वंद्व। कृत्या माने कृत्य संज्ञक प्रत्यय और तुल्याख्या माने तुल्य बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, तो उन दोनों का द्वंद्व समास हो गया, इतरेतर द्वंद्व समास। अनुवृत्ति है
समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः। ठीक है, ये इसका अनुवृत्ति है। इसमें अर्थः कृत्य प्रत्यांताः तुल्य पर्यायाश्च सुबन्ताः अजातिवाचिना समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं कृत्य प्रत्यांत शब्द, ये पहले भी हमने कई बार बात बता दी है। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में कुछ कृत्य प्रत्यय हैं, कृत्या सूत्र से लेकर के कृत्य प्रत्यांत शब्द और तुल्य तुल्य पर्याय माने पर्यायवाची शब्द। क्या है? पर्यायवाची शब्द। अजातिवाची क्या है? अजातिवाची माने जातिवाचक शब्द नहीं होने चाहिए। जातिवाची संस्कृत में जो व्याकरण में जो जाति है उसको कह रहे हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य शब्द क्या है? जातिवाचक है। ब्राह्मण शब्द क्या है? जातिवाचक है। क्षत्रिय शब्द क्या है? जातिवाचक है। वैश्य शब्द क्या है? जातिवाचक है। पशु शब्द कैसा है? जातिवाचक है। एक जातिवाचक शब्द नहीं होना चाहिए, जातिवाचक शब्द से भिन्न शब्द। ठीक है, तो कहते हैं उनका समानाधिकरण माने अजातिवाचक स्वंत सब भाषा समस्यते तत्पुरुष समासो, तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण जैसे भोज्यम चादाह उष्णम चा भोज्योष्णम। देखिएगा ये क्या है? ये कृत्य प्रत्यांत शब्द है। माने भोज्य माने खाने योग्य कोई पदार्थ, और वह कैसा है? गर्म है। तो वही पदार्थ गर्म भी है और खाने योग्य भी है। दोनों का समानाधिकरण एक ही है, भोज्य का और उष्णम का। तो भोज्योष्णम बन गया यहाँ पर। भोज्य सु उष्ण सु समास हो गया, और आकाश यहाँ पर आधगुणा लग करके संधि हो जाएगी, वो हो जाएगा भोज्योष्ण और सु आ जाएगा। अब तो हम अमी पूर्व से पूर्व होकर के भोज्योष्णम बन जाएगा। भोज्य लवणम माने भोज्यम चादाह लवणम च, खाने योग्य नमक नमकीन नमक नमक है। अब क्या है? ये जो जातिवाचक शब्द नहीं है, ये उष्ण और लवण नमक लवणत्व नमकीन, ये क्या है? एक तरह से विशेषण रूप शब्द है। ठीक है, ऐसे ही पानी शीतम गुण को कहने वाले शब्द है। एक तरह से पानी और पीने योग्य, शीतम पानी में ठंडा पानी, पीने योग्य ठंडा पानी, पानी शीतम। समझ रहे हैं आप? पानी शीतम, तो ये पानी कृत्य प्रत्यांत है, पा धातु से बनता है अनियर प्रत्यय होकर के। तो क्या? पानी शीतम, और पानी सु शीत सु समास हो जाएगा। अब देखिएगा, अब है आपके तुल्य। तुल्य शब्द माने तुल्य को, तुल्य के समान, तुल्य के पर्यायवाची शब्द। तुल्यम आचक्षते में तुल्य को कहते हैं, समान को समानता को कहने वाले शब्द। तो तुल्य के पर्यायवाची शब्द कहेंगे तो ठीक है। यहां देखिएगा, तुल्य के पर्याय तुल्याख्या, तुल्य का पर्यायवाची क्या शब्द है? तुल्य शब्द है, सदृश शब्द है। हाँ, तुल्य कहिए, सदृश कहिए, एक है तुल्य के पर्यायवाची है। समान कहिए तो तुल्य श्वेता तुल्य महान, सदृश श्वेता सदृश महान, माने समान श्वेत समान महान, समान श्वेत समान महान। ये श्वेत शब्द महान शब्द क्या है? जातिवाचक नहीं है। और तुल्य माने तुल्य के पर्यायवाची और भी आ सकते हैं। तुल्य दो ले लिए हैं, तुल्य और सदृश। ठीक है, तो तुल्यम आचक्षते माने समान को कहते हैं, जो समान अर्थ को कहने वाले शब्द, समान अर्थ को कहने वाले अर्थात है तुल्य के पर्यायवाची, ऐसा मानिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। और इसमें सामान्य कुछ विशेष नहीं है।
ये यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये ऐसा होगा, तुल्य सु महत सु, ऐसा होगा अलौकिक विग्रह। ठीक है, और ये समास हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये तुल्य महत्व बचा आपका, क्या बचा, तुल्य महत्व। अब इससे स्वादी उत्पत्ति करेंगे और पुल्लिंग में ले जाएंगे इसको, तो इसमें अभी आपको पूरा सिद्धि नहीं कर सकते आप, अभी आप सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये स्वादी उत्पत्ति करके आप यहां पर सिद्धि का समय नहीं है। सिद्धि आपको 6वें अध्याय में बताई जाएगी, 7वें अध्याय में और 6वें अध्याय में। यहां पर अब आपको क्या होता है, यहां पर नुम होता है। क्या होता है, नुम होता है। उगदचाम सर्वनाम स्थाने से नुम होता है, नुम होता है, या नुम सर्वनाम स्थान सु के पर नुम हो जाता है, नुम का न बचता है। और क्या होता है, इसको शांत महता संयोगस्य, शांत महता संयोगस्य सूत्र है 6वें अध्याय में, बस सुन लीजिएगा, अभी करनी नहीं सिद्धि आपको। शांत महता संयोगस्य से उपदा को दीर्घ हो जाता है और इसका हलज्ञादि लोप हो जाता है, इसका संयोगांत से लोप हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, तुल्य महान। ये बस ठीक है, शांत महता संयोगस्य और संयोगांतस्य लोपः और उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु, ये 3 सूत्र लगते हैं इसकी बाद में सिद्धि। पर अलौकिक विग्रह आपको ऐसे करना है। ठीक है, मैंने बता दिया। चलिएगा, बाकी का ऐसे ही सदृश महान है, सदृश सु महत सु। चलिएगा, अब हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी बता देता हूं आपको। कृत प्रत्यांत सुबंत तथा तुल्य के पर्यायवाची सुबंत अजातिवाची समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है। तो वही आ गया, तुल्य के पर्यायवाची हो गए, तुल्य तुल्य अर्थ को कहने वाले शब्द है, माने तुल्य तुल्य अर्थ को कहने वाला सदृश शब्द भी है, समान शब्द भी है। ठीक है, तो तुल्य के पर्यायवाची अजातिवाची मान जातिवाचक शब्द नहीं होना चाहिए, उनके साथ में समास को प्राप्त होते हैं विकल्प से और वो तत्पुरुष समास होता है। वही है, देखिएगा, खाने योग्य गर्म पदार्थ, भोजन योग्य नमकीन पदार्थ, पीने योग्य शीतल पदार्थ। तुल्य बराबर श्वेत, मान तुल्य श्वेता का अर्थ हो गया बराबर सफेद, माने ये जितना ये सफेद है उतना ही ये है। तुल्यमान बराबर महान, सदृश श्वेता सदृश मान समान है। भोज धातु से णित प्रत्यय करते हैं हलोणियत, तो वह इससे क्या है, होकर के भोज्य शब्द बनता है, पा से अनियर होकर के पानीय बनता है। ये प्रत्यय माने ण्यत और अनियर प्रत्यय कृत्य संज्ञक हैं। उष्ण और लवणादि शब्द अजातिवाची हैं, तो पूर्वत समास हो गया। ध्यान रखिएगा, इसमें भी क्या था, विशेषणम विशेषण बहुलम से समास प्राप्त था। तो विशेषणम विशेषण बहुलम का ये अपवाद है। इसमें क्या कर दिया, विशेष को पूर्व में कर दिया, विशेषण को बाद में कर दिया। ठीक है, क्योंकि कृत तुल्याख्या से यहां जो विशेष हैं उनका क्या कर दिया, उपसर्जन संज्ञा कर दी। उपसर्जनम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम से ये पूर्व में आ गए, ये विशेष हैं। ठीक है, ये ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा 68, वर्णो वर्णेना, वर्णा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, वर्णेन तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति समानाधिकरणेन तत्पुरुषाः विभाषा सुप सह सुपा समासः। अर्थ वर्ण विशेषवाची सुबंतम वर्ण विशेषवाचिना
समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं वर्ण विशेष को कहने वाला शब्द वर्ण विशेष माने दूसरे वर्ण विशेष को कहने वाले शब्द के साथ समास हो जाता है। ठीक है, समास हो जाता है इसमें। तो यहां पर ये एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि विशेषण विशेषण का समास कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विशेषण विशेषण का समास कर रहे हैं जो कि प्राप्त नहीं था। विशेषण विशेषण का समास कर दिया। कृष्णश्चासौ सारंगश्च कृष्ण सारंगः माने काला और सारंग रंग का चितकबरा। लोहित सारंगः माने लाल और चितकबरा। कृष्ण शबलः काला और चितकबरा। लोहित शबलः लाल और चितकबरा। ठीक है, सारंग का अर्थ है चितकबरा और शबल का अर्थ भी क्या है? चितकबरा। तो ये कृष्णा और सारंग ये क्या है? वर्णवाची है, रंगवाची है। दोनों दोनों तो रंग है, ये किसी के विशेषण है दोनों। तो यहां विशेषण विशेषण का समास कर दिया, ध्यान दीजिएगा। वर्ण विशेष का वर्ण विशेषवाची के साथ में। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सारंगश्चासौ कृष्णश्चा सारंग कृष्ण, ऐसा भी बन जाएगा। इनमें आप विग्रह के कृष्ण को बाद में भी ला सकते हैं, सारंग को पहले भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की उपसर्जन संज्ञा हो सकती है। यहां पर वर्ण कहने से इसका भी ग्रहण हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो आप जैसा विग्रह करेंगे उसके अनुसार हो जाएगा, अर्थात दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। ऐसे सारंग लोहिता भी बन जाएगा, शबल लोहिता भी बन जाएगा, शबल कृष्ण भी बन जाएगा। यहां पर आपको क्या समझना? विशेषण विशेषण का समास है। चलिएगा मित्रों, कुमार शमणादिभिः कुमाराः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम शमणादिभिः तृतीय व्यक्ति एकवचना बहुवचनान्तम तृतीय विभक्ति बहुवचनान्तम समासः। श्रमणा आदिर येषां ते श्रमणादयः तैः श्रमणादिभिः। अनुवृत्ति समानाधिकरणेन तत्पुरुषा विभाषा सुप सहसुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ कुमार शब्द समानाधिकरणैः श्रवणादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, कुमार शब्द ध्यान दे, कुमार शब्द समानाधिकरणवाची श्रवणादि गण है, एक पढ़े हुए शब्द हैं। ठीक है, समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, श्रवण का अर्थ होता है जो परिव्राजक होते हैं, जो प्राय करके वर्तमान काल में जो बौद्ध समुदाय है उसके सन्यासियों को श्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रमण। परंतु ये श्रमण शब्द काफी पुराना है। महात्मा बुद्ध के जन्म लेने से भी पुराना है, बहुत प्राचीन है, नया शब्द नहीं है। परंतु महात्मा बुद्ध ने अपने परिव्राजकों के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया। जैसे कुछ लोग स्वामी जी का प्रयोग करते हैं, स्वामी, कुछ लोग सन्यासी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो श्रमण शब्द काफी पुराना है। तो कुमार शब्द का श्रमणादि गण में पठित जो शब्द है समानाधिकरणवाची, उनके साथ समास होता है। जैसे कुमारी चासौ श्रमणा च कुमार श्रमणा, कुमारश्चा कुमारी चासौ प्रव्रजिता कुमार प्रव्रजिता। ठीक है, अर्थ देख लीजिएगा इसका। कुमारी तपस्विनी, कुमारी सन्यासिनी,
ठीक है। अब यहां पर क्या है देखिएगा, अब यहां पर क्या पड़ा हुआ है, ये पुल्लिंग शब्द ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर श्रमणादि शब्द पड़े हुए हैं। अब क्या है, अभी जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, युवा खलती पलित वलिना जरती भी, वहां पर वो परिभाषा निकली थी, सिद्धांत निकला था कि प्रातिपदिक यदि पुल्लिंग प्रातिपदिक से कोई कार्य का है तो वो स्त्रीलिंग के हो जाता है। तो यहां पर कुमार शब्द पुल्लिंग का है तो कुमार का स्त्रीलिंग में क्या बनता है, कुमारी। तो कुमार के कहने से कुमारी का भी बोध हो रहा है यहां पर, माने पुल्लिंग कुमार और कुमारी स्त्रीलिंग कुमारी से दोनों के कार्य होगा, दोनों का समास होगा श्रमणादियों के साथ में है। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट ग्रहणम, ये परिभाषा बताई थी मैंने आपको। तो इसलिए क्या है, कुमारी चासौ या कुमारी लिया है, कुमारी चासौ श्रमणाच, माने श्रमणा माने सन्यासिनी, जो बौद्ध धर्म की जो सन्यासिनी है, तो उनके लिए ये है, उनके लिए नहीं है वास्तव में, उनसे पहले के लिए है, प्राचीन काल में हुआ करती थी। तो कुमारी सन्यासिनी माने युवा सन्यासिनी, और यही अर्थ इसका है, कुमार प्रव्रजिता। अब देखिए इसमें क्या है, कुमारी, इसमें जब विग्रह करेंगे आप, ये करेंगे कुमार कुमारी और श्रमण, ठीक है। कुमारी सु श्रमणा सु, ठीक है, समास हो गया इससे। अब ये समानाधिकरण है, क्या है समानाधिकरण, समानाधिकरण होने से क्या है, इसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाएगी। कर्मधारय संज्ञा होने से पुंत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, क्या है, पुंत कर्मधारय जातीय देशीयेषु से क्या हो जाएगा, इसका पुल्लिंग हो जाएगा, पुंत हो जाएगा। पुंत इसका क्या है, कुमार, तो कुमार बनेगा कुमार श्रमण, और ये फिर दोबारा सु आएगा, उसका हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, यह टापंत है। ऐसे कुमारी चासौ प्रव्रजिता च, कुमार प्रव्रजिता, तो पूर्ण भाव हो जाएगा। यहां पर गुरुजी ने लिख भी दिया है, देख लीजिएगा, ये 2:1:66 की सिद्धि के समान यहां पर भी पूर्ण भाव होगा, माने पूर्ण कर्मधारय जातीय देशीयेषु, उससे पूर्ण भाव हो जाएगा, ठीक है। आइएगा, अब मैं आपको यहां चलिए, चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पादा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, गर्भिण्या तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम, समास। चत्वारः पादा यस्याम ताः चतुष्पादः बहुव्रीहि, कहते हैं 4 पैर हैं जिसमें, माने 4 पैर, यहां स्त्रीलिंग लाना है, 4 पैर वाली स्त्री पशु, तो यस्य यासाम माने जिनके, माने चत्वारा पादा यासाम जिनके, वे क्या है यहां पर चतुष्पादा, चतुष्पादा कहलाए हैं, ठीक है। 4 पैर वाले स्त्रीलिंग पशु, बहुब्रीहि समास। अनुवृत्ति है इसके अंदर, समानाधिकरणेन तत्पुरुषा विभाषा सुप सहसुपा समासः, अर्थात् चतुष्पाद वाचिनः सुबन्ताः समानाधिकरणेन
गर्भिणी शब्देन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। चतुष्पाद वाचिनः माने चार पैर वाले, चार पैरों वाली को कहने वाले शब्द है, स्त्रीलिंग का आया क्योंकि गर्भिणी आ रहा है, गर्भिणी, गर्भिण्या। तो गर्भिणी कौन होता है? पुल्लिंग तो नहीं, पुरुष तो नहीं हो सकता। स्त्रीलिंगवाची गर्भवती हो सकती है। तो यहाँ चार पैर वाली स्त्री चाहिए। चार पैर वाली स्त्री का लिंग है, चार पैर वाली स्त्रीलिंग शब्द है पशु, गाय, भैंस आदि। ठीक है, तो कहते हैं कि चतुष्पाद वाचना सुबंता समानाधिकरणेन गर्भिणी शब्देन माने गर्भिणी शब्द समानाधिकरण वाची के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण जैसे गौश्चासौ गर्भिणी च, गो गर्भिणी, माने गौ कैसी? गर्भिणी गौ। अब देखिए गौ शब्द क्या है? चार पैरों को कहने वाला है, गाय को कहने वाला है, कहता बैल को भी है, परंतु यहां पर गर्भिणी स्त्रीलिंग है तो गाय को लेना है, बैल को नहीं लेना है। तो इसका इसके साथ अब यहां पर ये जो समास हो रहा है ये क्या है? विशेषणम विशेषण बहुलम से प्राप्त था, तो उसका अपवाद है। गर्भिणी शब्द क्या है? विशेषण है, और गौ शब्द है विशेष्य। तो उससे होता तो गौ बाद में आता, गर्भिणी पूर्व में आ जाता। अब इससे समास हो रहा है तो क्या है? विशेष्य, गौ की उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में आ गया, तो गो गर्भिणी। ऐसे ही महिष गर्भिणी। महिष गर्भिणी में क्या है? तो महिषी चासौ गर्भिणी च, ऐसा विग्रह करेंगे। महिषी चासौ गर्भिणी च, महिष गर्भिणी। ऐसे अजा चासौ गर्भिणी च, आजा गर्भिणी। ध्यान देंगे यहां पर, ये ध्यान देंगे कि ये क्या है? यहां पर पुंद भाव हो गया है। जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो स्त्रीलिंग में दिखाएंगे। महिषी माने भैंस को क्या कहते हैं? महिषी। तो महिषी चासौ गर्भिणी च माने गर्भिणी भैंस। ठीक है, और अज गर्भिणी माने अजा चासौ गर्भिणी च माने गर्भवती बकरी। और अब इसको क्या हो जाएगा यह मैं आपको बता देता हूं विशेष रूप से। ये तो सामान्य तो दिखा दिया आपको, ये तो इसमें तो पूर्ण भाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो गो शब्द हैं ये पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में समान होता है, इसलिए पूर्ण भाव करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इनमें क्या होगा? महिषी ऐसा होगा, महिषी सु और गर्भिणी सु। ठीक है, गर्भिणी सु। अब समास हो गया इससे। उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन पूर्व तो पूर्व में रहेगा ये। अब इसको क्या है? समानाधिकरण है, तो कर्मधारय संज्ञा हो जाएगी। कर्मधारय तो पुंत कर्मधारय जाति देशीयेषु। अभी जो पुल्लिंग किया था पुंत, तो वैसे ही इसको महिषी का पुंत क्या है? महिष है, तो महिष आ जाएगा। महिषी को हटा करके महिष आ जाएगा, तो महिष गर्भिणी। और सु आएगा, हल गया दो दीर्घ सूती से पिक्तम हल से उसका लोप हो जाएगा। ऐसे ही अजात चासौ माने अजा सु गर्भिणी सु, और फिर समास हो गया, लुक हो गया, फिर अजा शब्द को पुंद हो जाएगा। पुंद कर्म धारा जाति देशीयेषु से, और उसको अजा का पुंद क्या होगा? अजा। अजा का पुंद होता है आजा, तो अजा आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिएगा। यहां पर पुंद नहीं करना है, मैंने बता दिया है, क्योंकि गो शब्द है वो बैल को भी कहता है, गाय को भी कहता है, उसमें कोई प्रत्यय स्त्रीलिंग नहीं आता है। चलिए अंतिम सूत्र मित्रों, अंतिम सूत्र है 2:1:71 समझ लीजिएगा। मयूर व्यंसकादयश्च, मयूर व्यंसकादयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम च अव्ययपदम समासः। मयूर व्यंसक आदिर्येषां ते मयूर व्यंसकादयः बहुव्रीहि समासः।
तो मयूर व्यंजक आदि ये गण है, ठीक है, आकृति गण। अनुवृत्ति है समानाधिकरणेन तत्पुरुषः सुपा समासः। अर्थः मयूर व्यंजकादयो गण शब्दाः समानाधिकरणे तत्पुरुष संज्ञका भवन्ति समुदाया एवं निपात्यन्ते। कहते हैं मयूर व्यंजकादि गण पठित जो गण शब्द हैं वो समानाधिकरण तत्पुरुष संज्ञक होते हैं, ठीक है। समानाधिकरण में माने ये वास्तव में कोई समास आपको नहीं करना है, इस गण में समास किए हुए पड़े हुए हैं शब्द। तो वही का मयूर व्यंजकादय गण शब्दा, गण शब्दा माने गण समूह शब्दा, माने समूह में जुड़े हुए शब्द। समानाधिकरण, समानाधिकरण में माने समानाधिकरण में जुड़े हुए हैं। तत्पुरुष संज्ञका भवन्ति, तत्पुरुष संज्ञक होते हैं। समुदाय एवं निपात्यन्ते माने समुदाय रूप पड़े हुए हैं। जैसे मयूर और व्यंजक दो शब्दों का ये यहाँ पड़ा हुआ है समास, ठीक है। ये गण है, मैं गण आपको दिखा दूंगा। जैसे मयूर व्यंजक, व्यंजकाः छात्र व्यंजकाः, तो क्या है, बहुत चालाक मोर, चालाक विद्यार्थी। व्यंजक का अर्थ होता है चालाक, ठीक है। ये भी क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम का अपवाद है, ध्यान दीजिए। अब विशेष अंतिम सूत्र है इसका, समानाधिकरण समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ये अंतिम सूत्र है समानाधिकरण का। इसके आगे तत्पुरुष चलेगा परंतु समानाधिकरण नहीं होगा, व्यधिकरण का होगा। तो ये क्या है, ये इसमें ये विशेषण विशेषण का अपवाद है। इसमें क्या है, विशेष पूर्व में आ जाता है, विशेषण बाद में चला जाता है। जैसे मयूर, ये क्या है, विशेष है। व्यंजक क्या है, विशेषण है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये गण हैं, गण में शब्द पड़े हुए हैं और ये गण है आकृति गण। कहीं पर भी यदि आपको विशेषण और विशेष्य का समास दिखता है और वहां पर आपको ऐसा लगता है, ऐसा वहां पर दिखता है, दर्शन होते हैं कि विशेष पूर्व में प्रयोग हो रहा है और विशेषण बाद में प्रयोग हो रहा है समस्त पद में, तो और महर्षि पाणिनि का कोई सूत्र आपको दिखता नहीं है, तो आपको इसी गण में मान करके उसको साधु मान लेना चाहिए। ध्यान देंगे, इसलिए गण बनाया महर्षि पाणिनि ने कि विशेष और विशेषण का जहां समास हो रहा हो और उसमें विशेष बाद में पूर्व में जा रहा हो, विशेषण बाद में आ रहा हो और उसमें मेरा कोई सूत्र काम नहीं कर रहा हो, तो आप मेरे इस गण में उस शब्द को मान लेना और साधु जान लेना, ठीक है। तो ये क्या है, विशेष पूर्व में रहेगा, विशेषण बाद में रहेगा, ऐसे शब्दों की सिद्धि यहीं कर लेते हैं, ठीक है। छात्र व्यंजकाः, ऐसे छात्र व्यंजकाः। इसके अलावा अभी आपको और बता देता हूं, इसके अलावा और आपको क्या जानना है। अब पहले इस गण को देख लीजिएगा, क्या है, गण। गण इसमें ये है, ये काशिका में पड़ा हुआ है, मयूर व्यंजका दयश्च, ठीक है। देखिएगा इसमें पड़े हुए शब्द हैं आपके, मयूर व्यंजकः, छात्र व्यंजकः, काम्बोज मुंडः, यवन मुंडः। छंदसी वेद में प्रयोग होने वाला प्रयोग, हस्ते गृह्य, पादे गृह्य, लांगले गृह्य, पुनर्दाय। ही डादयः अन्य पदार्थ में वर्तमान, ये आगे जो आ रहे हैं शब्द ये अन्य पदार्थ को कहने के लिए, माने क्या है, ये बहुब्री में भी हो जाएगा, ठीक है, अन्य पदार्थ में। जैसे एहीडम, एहि अवम वर्तते, एहि वाणिजा क्रिया, अपेहि वाणिजा, प्रेहि वाणिजा, एहि स्वागता, अपेहि स्वागता, प्रेहि स्वागता, एहि द्वितीया, अपेहि द्वितीया, इह वितर्का, प्रोह कटा, अपोह कटा, प्रोह कदर्मा, अपोह कदर्मा, उद्धर चूड़ा, आहर चेला, आहर वसना। अब देख लीजिएगा ये सारे क्या हो रहे हैं आपके, क्या हो रहे हैं, यहां तक ये ए ही डा दया अन्य पदार्थी,
अब इसमें ये तो आपके मान लीजिए समानाधिकरणवाची का था। अन्य पदार्थ में भी मैंने बहुब्रीहि समास आपको कहीं दिख रहा है और बहुब्रीहि समास कोई नहीं लगता है, कोई सूत्र आपको नहीं महर्षि पाणिनि का कार्य करता है, तो आपको क्या कर लेना, उस शब्द को इसी गण में मान लेना है। अन्य पदार्थ का बोध कराने वाले समस्त पदों को यदि कोई सूत्र आपको नहीं है लगता महर्षि पाणिनि का है, तो आपको इसी गण में साधु मान लेना है। जैसे कि ये शब्द कुछ पढ़ दिए हैं, ठीक है। और देखिएगा, आहर वनिता कृंत विचक्षणा उद्धरोत्सृजा उद्धव विधमा उत्पच विपचा उत्पत निपता उच्चावचम उच्च नीचम, ठीक है। आचितोपचितम अवचिता अवचित पराचितम निश्च प्रचम अकिंचनम स्नात्वा कालकाः पीत्वा स्थिरकाः भुक्त्वा सुहिताः प्रोष्य पापीयान् उत्पत्त्य पाकुला निपत्य रोहिणी निषण्ण श्यामा अपेहि प्रसवा इह पंचमी इह द्वितीया जहि कर्मणा बहुलमाभीक्षणे कर्तारं चा विददाति जहि जोड़ाः, ठीक है। ये जहि कर्मणा, ये कहे जहि कर्मणा बहुलमाभीक्षणे कर्तारं चा विददाति। यहां पर क्या है, अब ये आगे ये जही वाले आगे कुछ जही कर्म वाले बाहुलम करके आभीक्षण अर्थ में कर्ता को कहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं जही जोड़ा उज्जही जोड़ा, ये शब्द है वास्तव में, ये तो आगे की बात को बताने के लिए वाक्य था। जहि स्तंभ उज्जहि स्तंभ आख्यातम आख्यातेन क्रिया सातत्य, ठीक है। आख्यातम आख्यातेन माने आख्यात को आख्यात के साथ क्रिया के सातत्यता में हो जाता है। और अश्नीत पिबता पचत बृज्जता, यहां पर ये कह रहे हैं कि आख्यात का आख्यात के साथ में माने क्रियावाची शब्द का क्रियावाची शब्द के साथ भी समास हो जाता है यदि क्रिया सातत्य माने क्रिया की निरंतरता द्योतित होती हो। तो ये आगे के दिखा रहे हैं, अश्नीत पिबता माने खाया खाना पीना, ठीक है। क्या खाना पीना, ये क्या क्रिया है, आख्यात, ये भी आख्यात है। पचत बृज्जता खादत मोदता खादता चमता आहर निपबा आवप निष्किरा उत्पच विपचा भिंदी लवणा छिंधि विचक्षणा पच लवणा पच प्रकूटा, ठीक है। अविहित लक्षण तत्पुरुष मयूर वंशकादिषु दृष्टव्यः। और कहते हैं कि अविहित लक्षण माने किसी सूत्र से तत्पुरुष समान, अब किसी सूत्र से तत्पुरुष नहीं कहा है उसको भी इसमें ही जान लेना चाहिए। ये मयूर वंशकादि गण है। अब आप इसमें जिस किसी का आपको समास नहीं दिखता है, महर्षि पाणिनि के किसी सूत्र से नहीं दिखाई देता है, तो आप इसी गण में मान करके उसको साधु मान सकते हैं, ठीक है। बस इतना इसका मोटा सा अर्थ जान लीजिए। ये शब्द मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ आपको काशिका की वृत्तियों में टीकाओं में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम अर्थ को नहीं जानना है, क्योंकि अर्थ जानेंगे तो इसमें बहुत समय चला जाएगा। जिनको भी जानना है वो काशिका की टीका पढ़े, न्यास है, पदमंजरी है, वहां पर सब अर्थ लिखा हुआ है शब्दों का, ठीक है। चलिएगा, तो ये मित्रों आपका द्वितीय पहला पाद पूर्ण हो गया है मयूर वंशका दयश्च सूत्र करके, ठीक है। ये समझ लीजिएगा आप इसको कि ये मयूर वंशकादि गण है। यदि कोई शब्द हमको दिखता है, वहां समास हमको करने वाला कोई सूत्र नजर नहीं आता है, तो इसी गण में मान करके उसको कर दीजिएगा। मयूर वंशकादि गण में है ये।
आगे की कक्षा में मिलेंगे। अब हमारा द्वितीय पाद आरंभ होगा। द्वितीय पादः ये व्यधिकरण समास का होगा, पूर्वापराधरोत्तर मेकदेश नयिका धिकरणे। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और मित्रों, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप इस अभियान को संचालित करने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करते रहें। चाहे आप आज पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी पाठक 2 साल बाद पढ़े, चाहे 5 साल बाद पढ़े, चाहे 100 साल बाद पढ़े, सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया जाता है कि हम रहें या ना रहें, परंतु आप इस संस्थान का निरंतर सहयोग करते रहें। इससे ये संस्कृत का ज्ञान विज्ञान संपूर्ण विश्व के अंदर जा सके। ठीक है, तो आपको सहयोग प्रदान आप करना है। आप मासिक सदस्य बने। इसके क्या करना है, मासिक सदस्य, चाहे कितना भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दीजिएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये अकाउंट नंबर दिया है, इसी से सारी गतिविधियां ये संचालित होती हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये अलग दिया हुआ है, व्हाट्सएप अलग नंबर है, गूगल, पेटीएम, फोन पे अलग नंबर है। ठीक है, तो ये इस पर आप कर सकते हैं अपना सीधा सहयोग। और आपकी सुविधा के लिए ये स्कैन कोड आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो से भी सीधा अभी सहयोग दे सकते हैं। सरलता है, आपको टाइप नहीं करना, कहीं नंबर सर्च नहीं करना, आप स्कैन कीजिएगा और अपना सहयोग अपने प्रति माह भेजिएगा। एक बार मत भेजिएगा, प्रति माह भेज करके इस संस्थान के साथ जुड़ जाइएगा। इस संस्थान के साथ जुड़ने के बाद आपके जीवन का कायाकल्प होता है। आपका जीवन सन्मार्ग पर चलने लगता है। ये संस्थान इसी प्रकार का कार्य कर रहा है। इस संस्थान का जो मुख्य लक्ष्य है वो है संस्कृत भाषा के गूढ़ ज्ञान को आप तक पहुंचाना और वैदिक संस्कृति को शुद्ध रूप में आप तक पहुंचाना। इस संस्थान का लक्ष्य है कि यह संस्थान किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, पाखंड, छल, कपट आपके साथ नहीं करेगा। हम एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि हम 100% ईमानदारी के साथ में कार्य करेंगे। जितना भी हो जाएगा उतना करेंगे, परंतु 100% ईमानदारी के साथ हम अपना काम करेंगे। हम किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे लोभ और लालच के वशीभूत में होकर के। हम सही बात बताएंगे। जो विचारक हैं, चिंतक हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो बातों को मान लेंगे, उनका लाभ होगा और हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी कि हमने किसी को गलत बात नहीं बताई है। हमारा भी चित्त प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा कि हमने सभी को सही बातें बताई हैं। और जीवन तो सबका चल जाता है, जीवन तो चल ही रहा है, परंतु इस संस्थान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, कार्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एक बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता होती है और व्यवस्था को निरंतर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए आपसे धन की याचना की जाती है, निवेदन किया जाता है। आप निरंतर सहयोग करते रहिएगा मित्रों। हम कार्य में लगे हुए हैं। जैसे जैसे आपका सहयोग बढ़ेगा उतना ही कार्य भी हम बढ़ाते रहेंगे। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन।